A block of mass m containing a net positive charge q is placed on a smooth horizontal table which terminates in a vertical wall as shown in figure. The distance of the block from the wall is d. A horizontal electric field E towards right is switched on, assuming elastic collision. If any, अगर कोई कोलिजन हो रहा है तो इलास्टिक कोलिजन आपको मानना है. टाइम पीरियड ऑफ रिजल्टिंग ऑसिलेटरी मोशन इज, हमारे पास ये डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर ये मास रखा हुआ है ग्राउंड पे और यहाँ पर ये वॉल है. अब क्या दे रहे हैं हम इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं इधर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इस पे मास पे एक फोर्स लगेगी और उस फोर्स की वजह से क्या करेगा, मास यहाँ पे जाके इससे टकराएगा और जब यहाँ टकराएगा तो यहाँ पर कौन सा कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा, मतलब कि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, अंडर रूट ऑफ 2md अपॉन QE. दूसरा ऑप्शन है 2 अंडर रूट ऑफ md अपॉन QE. तीसरा ऑप्शन है 2 अंडर रूट ऑफ 2md अपॉन QE और चौथा ऑप्शन है अंडर रूट ऑफ md अपॉन 2QE. लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ. तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है और जो डायग्राम में दे रखा था, पहले इसको लिख लेते हैं, बना लेते हैं और उसके बाद जो हमसे पूछा गया है उसको लिख लेते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास क्या दे रखा था, हमारे पास एक डायग्राम दे रखा है, ये हमारे पास हो गया ग्राउंड. ठीक है, ये हो गई मेरे पास वॉल. अब यहाँ पर रखा एक मास m मास और q उसका चार्ज है. ठीक है, इधर से हम लगा रहे हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब पे लग रही है, इस मास पे भी लग रही है. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये जो पूरा स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ पर जो मास है अभी बैठा है u = 0, इसके जो वेलोसिटी है वो 0 है. ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ये यहाँ पर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है तो ये फोर्स लगेगी, तो कुछ टाइम बाद यहाँ पर आ गया और इससे कोलाइड हो गया. ये कोलाइड होने के बाद क्या हुआ, m, q रहा. ठीक है, अब यहाँ पर से यहाँ चला, अब यहाँ पर कोलाइड हुआ ना, तो यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इसका मतलब कि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, जितनी एनर्जी से यहाँ पर टकराया उतनी एनर्जी से बैक आ जाएगा, तो इसका मतलब ये फिर से यहाँ पर आएगा और रिवर्स आ जाएगा इस पोजीशन पे, मतलब यहाँ से टकराया, यहाँ से चला इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे टकराया, फिर ये बैक आएगा. ठीक है, और यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये वॉल तक की डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर ये आपस दे रखी है d. ये आपस इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है और यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन लग नहीं रहा ग्राउंड पे. ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है भैया टाइम पीरियड. क्या हुआ, टाइम पीरियड बता दो कि ये जो ब्लॉक है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ गया, फिर यहाँ से वापस आया, तो यहाँ तक जितना टाइम लिया, यहाँ से लेट से यहाँ t1 लिया, फिर उल्टा आया t2 लिया, तो हमें t1 + t2 बता दो. t = t1 + t2 हमें बता दो कितना होगा. ठीक है, t1 किधर है, जाने के लिए, कोलैड करने के लिए, 2 आगे के लिए, और t2 किधर है, फिर से अपने पोजीशन पे आने के लिए. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर आप यहाँ नोटिस करें तो फोर्स हम देखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई पार्टिकल. पार्टिकल के द्वारा कितनी फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, सिंपल बात है, आपको पता है उस पार्टिकल का कितना चार्ज था, q था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F = q × E. ये देख लेना, ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल मैंने यहाँ पे 2 ब्लॉक नहीं बना, एक ही ब्लॉक है, इसी ब्लॉक को मैंने यहाँ पर बना दिया. ठीक है, F = q × E होगा. जैसे अगर मुझे एक्सेलरेशन देखना है तो एक्सेलरेशन मुझे मिल जाएगा QE/m, क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास 7 डिवाइड कर दिया तो मुझे यहाँ से मिल गया एक्सेलरेशन. ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं पहली बात कि भैया यहाँ से जब ये स्टार्टिंग पोजीशन थी, यहाँ से लेकर वॉल तक पहुंचा, उसके लिए टाइम पहले कैलकुलेट करते हैं. टाइम टेकन टू गो टुवार्ड्स दी वॉल, मतलब कि वॉल की तरफ ये जा रहा था, ये पूरा ब्लॉक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उसमें इतना कितना टाइम ले लिया. तो अगर यहाँ से हम देखें तो सेकंड इक्वेशन हम यूज करेंगे मोशन की, वो क्या हो जाएगी मेरे पास, E = ut + ½ at². और मैंने आपको बता दिया था इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि रेस्ट पे रखा हुआ था, तो ये 0 हो गया, तो मुझे ऐसे मिला क्या, d = ½ एक्सेलरेशन कितना, ये रहा QE/m × t². ठीक है, अब यहाँ से हमें निकालना है कि हमें t की वैल्यू निकालनी है, तो t² कितना हो जाएगा, 2dm/QE. तो मुझे t की वैल्यू कितनी मिल रही है, यहाँ से मुझे t की वैल्यू मिल रही है √2dm/QE. ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इतना तो निकाल लिया. अब क्या निकाल लिया, यहाँ तक हमने, तो ये जो ब्लॉक है वो अपने स्टार्टिंग पोजीशन से इस बॉल तक, इस दीवार तक टच हो जाएगा, यहाँ पे कोलाइड करेगा, यहाँ तक हमने टाइम निकाल लिया. ठीक है, यहाँ तक का जो हमारा टाइम था वो हमने निकाल लिया. अब निकालना है कि ये जब वापस आएगा उस पोजीशन के लिए क्या होगा. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की थी, कोलिजन हो रहा था, वो कौन सा था, इलास्टिक कोलिजन हो रहा था. इलास्टिक कोलिजन मतलब कि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा और ये यहाँ पर कोई फ्रिक्शन भी नहीं है. मतलब क्या है कि यहाँ से जितना टाइम इसको यहाँ लगा जाने में, इतना ही टाइम इस ब्लॉक को दोबारा से यहाँ पे आने में लगेगा. तो हम बोल सकते हैं द टाइम टेकन टू गो बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू टाइम टेकन टू गो टुवर्ड्स द वॉल. दोनों ही टाइम टेकन बराबर होंगे, दोनों ही टाइम बराबर होंगे. तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से देयरफॉर हम सीधे कह सकते हैं टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड कितना होगा. टाइम पीरियड हमें पता चल गया भैया, होता क्या टाइम पीरियड, उसको लिख लेते पहले. ये होता है मेरे पास टोटल टाइम टू रीच, पहले तो वॉल को रीच करेगा वो, एंड अपनी पोजीशन पे वापस भी आएगा, एंड कम बैक. ये दोनों ही चीजें होंगी, इसमें टाइम पीरियड तभी बनेगा. तो यहाँ से हम सिंपल कह सकते हैं कितना हो गया, ये मेरे पास हो गया t = 2t. ठीक है, और t की वैल्यू हमारे पास स्मॉल वाली देख ली थी, तो 2√2dm/QE, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया. ठीक है फ्रेंड्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज नॉन जीरो. ध्यान रखना क्या है, नॉन जीरो, मतलब कि पॉइंट P पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं होनी चाहिए. हमारे पास 4 ऑप्शन है. पहला ऑप्शन हमारे पास +Q दोनों तरफ चार्ज है, और P हमारे पास क्या है, इसके सेंटर पे रखा हुआ है, r डिस्टेंस. ठीक है,
दूसरा हमारे पास क्या है, P हमारे पास रखा है बीच में, लेकिन डिस्टेंस कैसी है, इधर 4Q है, इधर Q चार्ज है। 4Q से लेकर डिस्टेंस P तक ये 2R और P से Q की डिस्टेंस है R, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है, -4Q रखा है, 4Q की जगह पर और डिस्टेंस सब सिर्फ सेम है, लेकिन -4Q से और Q की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है, और फिर Q से P की डिस्टेंस है वो R है, और P से -4 की डिस्टेंस ओवरऑल है R + R 2R, ठीक है। और चौथा ऑप्शन हमारे पास क्या है, -Q रखा हुआ है, इधर +Q रखा हुआ है, P हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में है, इधर R डिस्टेंस है, इधर भी R है, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है और जो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे थे, एक एक करके उनको एनालाइज करते हैं और फिर देखते हैं हमारा कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो चलिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास सबसे पहली बात की गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज नॉट इक्वल 0। ध्यान रखना ये हमसे बात की जा रही है, ठीक है। दूसरी बात, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या होता है, K/R², ठीक है। K हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट है, R हमारे पास डिस्टेंस हो गई, और हमारे पास Q क्या है, Q हमारे पास उसका चार्जेस के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, ठीक है। और बस पहला जो ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन है हमारे पास, इधर मेरे पास +Q चार्ज है और इधर मेरे पास +Q चार्ज है, ठीक है। दोनों तरफ मेरे पास क्या है, +Q चार्ज है, और बीच में मेरे पास क्या है, P हमारे पास पॉइंट है जिसपे हमें देखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ भी डिस्टेंस आ रहा है। अगर मैं इस पॉइंट P पर देखूँ तो इस +Q की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, जो कि मैं लेट से E1 मान लेता हूँ, ठीक है। और इस +Q की वजह से इधर लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हो जाएंगे पास E2, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। तो अगर मैं यहाँ से निकालो E at P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P क्या हो जाएगा मेरे पास, E1 - E2, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, मैंने इधर साइड को क्या कर दिया, पॉजिटिव मान लिया, इधर को नेगेटिव कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक साइड को अगर आप पॉजिटिव करेंगे तो दूसरी साइड आपकी ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, E हमारे पास E1 कितना है, Q अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक R² माइनस में इसके लिए देखें तो इसके लिए डिस्टेंस है R और चार्ज Q ही है, ठीक है। और प्लस का साइन ध्यान रखना, साइन के साथ आपको लेके चलना है KQ/R², ठीक है। आप साइड लेके भी चले और नहीं भी ले चले कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं एक डायरेक्शन इधर है, तो मैंने लेट्स से इधर अगर पॉजिटिव मान लिया तो अपोजिट वाली डायरेक्शन अपने नेगेटिव हो गई, और ये मेरे पास क्या हो गया, ये दोनों काटेगा और 0 हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P तो मेरे पास 0 हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए था, नॉन 0, तो इसका मतलब ये हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या बोल रहा है भैया, दूसरे ऑप्शन मेरे पास है, इधर एक 4Q चार्ज है, 4Q इधर है मेरे पास Q चार्ज, दोनों ही चार्ज दिख रहे ना, दोनों ही प्लस के वाले हैं, ठीक है। बीच में हमारे पास पॉइंट P है, यहाँ से लेकर यहाँ डिस्टेंस है वो 2R है, और यहाँ पर डिस्टेंस है R, P से और Q के बीच में, ठीक है। इसमें मैंने मानी है इधर से E1 फिर से 4 की वजह से इधर E1 लग रहा है, ठीक है, और इधर Q चार्ज की वजह से इधर E2 फील्ड है। अब फिर से हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास E1 माइनस में E2, ठीक है। मैं इधर साइड को फिर से पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो E1 मेरे पास कितना हो गया, K इंटू जो चार्ज है वो कितना है 4Q, तो 4Q अपॉन में डिस्टेंस कितनी है 2R, तो 2R का स्क्वायर, ठीक है। माइनस में क्या हो जाएगा E2 मतलब कि इस Q की वजह से लग रहा है जो इधर E2, तो ये मेरे पास कितना है KQ अपॉन में डिस्टेंस कितनी है R, तो R का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो K इंटू 4Q अपॉन में 4R² हो गया, 4 मतलब 4 से 4 उड़ गया, माइनस में KQ अपॉन R²। तो अगर आप देखें तो ये फिर से पूरा उड़ गया और 0 हो गया। फिर से हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज 0, लेकिन ये हमें चाहिए नहीं था, तो इसलिए ये भी हमारे पास हो गया ऑप्शन इनकरेक्ट। इस पे भी लगा देते कांटा। अब बात करते हैं अपने तीसरा ऑप्शन की। तीसरा ऑप्शन क्या बोला है भैया, तीसरा ऑप्शन में हमारे पास है, इधर मेरे पास है -4Q और इधर बीच में मेरे पास Q चार्ज और इधर सबसे लास्ट पॉइंट पे P पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ डिस्टेंस जो है -4Q से Q की डिस्टेंस है R, फिर इसके बीच में ये डिस्टेंस है R, ठीक है, Q से P तक की। अब देखिए अगर आप देखें तो एक मेरे पास -4Q, एक मेरे पास प्लस का Q है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों चार्ज है ना, तो एक इधर हो जाएगी, ठीक है, प्लस Q की वजह से इधर मेरे पास हो गई E1, ठीक है, और -4Q है ना, तो ये इधर इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये मेरे पास हो जाएगी E2। मैं क्या कर रहा हूँ, जो P पॉइंट है ना, P पॉइंट है, मैं इधर लिख भी देता हूँ एट P पॉइंट पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि भैया प्लस का कोई भी चार्ज है, इसलिए मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रहा हूँ। आप नेगेटिव Q भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ E एट P मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, E1 मैंने E1 जो साइड है उसको मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ हमेशा से, ठीक है। E1 माइनस में हो जाएगा E2, ये आपको समझ आ गई। तो E1 मेरे पास कितना हो गया, E1 किसकी वजह से ध्यान रखना, E1 है मेरे पास Q की वजह से, क्योंकि Q पॉजिटिव है और यहाँ पर हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो ये बस हो गया KQ अपॉन में डिस्टेंस कितनी है R, तो R का स्क्वायर माइनस अगर मैं इसके लिए देखो E2 के लिए, तो ये मेरे पास कितना हो गया K इंटू में -4Q अपॉन में कितना हो गया, अपॉन में डिस्टेंस है ये R, यहाँ से लेकर यहाँ फिर R, तो ये 2R का स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान रखनी है, मैंने यहाँ पर -4Q चार्ज लिया है, लेकिन हमने पहले क्या कर लिया, हमने डायरेक्शन तो पहले मान ली ना, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कोई भी चार्ज लेकर नहीं चलना, हमने डायरेक्शन भी पहले एज्यूम कर ली। अगर हम डायरेक्शन एज्यूम नहीं करती कि हम एक साइड को पॉजिटिव ले रहे हैं और दूसरी साइड को नेगेटिव, क्योंकि एक साइड को हम पॉजिटिव लेंगे तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें फिर चार्ज लेने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर डायरेक्शन नहीं लेंगे तो आपको चार्ज के साथ चलना होगा। आपको फिर क्या करना होगा, आपको कोई भी डायरेक्शन नहीं लेनी होगी, आपको फिर क्या करना होगा, E1 प्लस E2 आपको करना होगा, उस हिसाब से आपको डायरेक्शन चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इधर एक इधर साइड है, इधर एक अपोजिट साइड है, तो मैंने अपोजिट के लिए पहले ही चार्ज ले लिया है, तो फिर हमें चार्ज लेने की जरूरत है नहीं,
तो यहाँ पर मेरे पास कितना आंसर आएगा, देखिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ऊपर ये हमने देखा था भी सेम एक्सप्रेशन आ रहा है, माइनस में के 4 से 4 हो जाएगा तो क्यू अपॉन में आर स्क्वायर ही बचेगा। ये बस फिर उड़ गया, ये बस बच गया 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी फिर से 0 हो गया, इसलिए ये ऑप्शन हम रिजेक्ट करेंगे। तो इस पे लगा दे कांटा। अब बचा लास्ट का ऑप्शन जो कि इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन वो कैसे है, उसको कैसे सॉल्व करना है देख लेते हैं उसको भी थोड़ा सा। हमारे पास चौथा ऑप्शन क्या बोला गया है भैया, चौथे ऑप्शन में एक साइड में है माइनस का क्यू, एक साइड में है प्लस का क्यू, बीच में रखा हमारे पास पी। ठीक है, इस माइनस क्यू की वजह से मैंने क्या कर दिया, इस माइनस क्यू की वजह से मेरे पास क्या अट्रैक्शन की फोर्स होगी, क्योंकि यहाँ पर हम क्या ले चल रहे हैं प्लस क्यू। ठीक है, तो माइनस क्यू की वजह से मेरे पास अट्रैक्शन होगी जो कि मैंने इवन मान ली। ठीक है, इस प्लस क्यू की वजह से क्या होगी, रिपल्शन होगी जो कि इधर ही लगेगी, इधर लगेगी, तो ये बस हो गया E2। ठीक है, E2 ड्यू टू किसकी वजह से, प्लस क्यू की वजह से, ये आपको ध्यान रखना है। और दोनों की डिस्टेंस कितनी है R, और यही भी डिस्टेंस R है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर के लिए हमारे पास कितनी थी, पॉजिटिव डायरेक्शन थी ना, तो दोनों ही अब अपोजिट है, तो माइनस के E1 और माइनस के E2। ठीक है, डायरेक्शन दोनों ही अपोजिट है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास माइनस बाहर रखते हैं, ये हो गया मेरे पास के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, क्योंकि इसके बीच को डिस्टेंस कितनी है R। ठीक है, ये डिस्टेंस ये रही, और इसके लिए कितना हो जाएगा फिर से ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आपको याद ध्यान रखना है माइनस क्यू नहीं लेना, आपको सिर्फ क्यू लेना है, आपको मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि हमने डायरेक्शन पहले ही अपने फिक्स कर ली है, एक साइड के लिए पॉजिटिव दूसरी साइड ऑटोमेटिक नेगेटिव। तो इसको अगर हम देखें तो ये कितना मेरे पास माइनस के 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है, तो हमारे पास यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। हमें यही तो देखना था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी नॉट इक्वल 0, अगर वो है तो वही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास 2 आइडेंटिकल स्मॉल बॉडीज ईच ऑफ मास m एंड चार्ज q आर सस्पेंडेड फ्रॉम 2 स्ट्रिंग्स ईच ऑफ लेंथ l फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। दिस होल सिस्टम इज टेकन इनटू एन ऑर्बिटिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट, देन फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग्स। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस 2 mg, दूसरा ऑप्शन है के क्यू स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर प्लस 2 mg, तीसरा है के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, चौथा है के क्यू स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर। और यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है आपको दिखाई दे रहा होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सबसे पहले उस इन्फॉर्मेशन को हम लिख लेते हैं, और जो हमसे पूछा गया उसको भी लिख लेते हैं, और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बस दे क्या रखा है भैया, हमारे पास दे रखा है मास m हमें दे रखा है। ठीक है, चार्ज हमारे पास दे रखा है भैया q, और लेंथ हमारे पास दे रखी है भैया l। ठीक है, ये 3 चीजें हमें दे रखी है, और हमसे कहा गया भैया ये जो सिस्टम है ना, इसमें यहाँ पास हमारे पास 2 मासेस लटके हुए हैं। ठीक है, इनका चार्ज है मास है m और q, इसका भी सेम है m और q। ठीक है, दोनों का मास सेम है और चार्ज भी सेम है और सेम मैग्नीट्यूड है और सेम साइन है, तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों में रिपल्शन लगेगा, तो एक रिपल्शन एफ आर आई पी लगेगा, और इधर भी एक रिपल्शन लगेगा सेम एफ आर ई पी। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो l है, इसकी भी लेंथ l है, और यहाँ पर लगेगा इसमें टेंशन ऊपर की तरफ, इसमें भी टेंशन ऊपर की तरफ। ठीक है, तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, हमसे बोला गया है इस पूरे सिस्टम को ले जाओ और सैटेलाइट पे रख दो, एक सैटेलाइट पे रख दो, वहां पर क्या होगा उसमें बताओ भैया। ठीक है, हमसे फिर पूछी गई है वहां पर कि भाई टेंशन बताओ, जब इस पूरे सिस्टम को सैटेलाइट में रख देंगे तो वहां पर हमसे क्या पूछी गई है, जो टी की वैल्यू है टेंशन एंड स्ट्रिंग, ये हमसे पूछी गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बस अभी के लिए क्या लग रहा है, यहाँ पर एक जी लग रहा है नीचे, दोनों में लग रहा है ना, लेकिन जब हम इसको सैटेलाइट में रख देंगे इस पूरे सिस्टम को, तो क्या होगा, तब वहां पर कोई भी जी नहीं लगेगा, तब क्या होगा, तब ये मैक्सिमम जो पॉसिबल केस क्या हो जाएगा, यहाँ पर बस ये दोनों मासेस एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे इस तरह से। ठीक है, उन पे एफ रिपल्शन इधर लगेगा इस पे, और इस पे एफ रिपल्शन इधर लगेगा। ठीक है, इस पे अब कोई भी जी नहीं लगेगी, और इसकी जो लेंथ है वो l है, इसकी जो लेंथ है l है, इस पे टेंशन यहाँ t लगेगा, इस पे इधर लगेगा t। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा है, मास क्या है m और q चार्ज है, यहाँ पर भी m और q चार्ज है। ये ध्यान रखना कब है, ये ऊपर वाला जो स्टेट है मैंने आपको बताया मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। दूसरी बात, इसमें जी नहीं लगेगा क्योंकि ये सैटेलाइट में पूरा सिस्टम चला गया है। ठीक है, मैं इधर लिख भी देता हूँ इस्तेमाल करके, इन सैटेलाइट में क्या होता है भैया, नो इफेक्ट ऑफ जी यानी कि ग्रेविटी विल बी देयर। ठीक है, क्योंकि अर्थ भी एक सैटेलाइट है। ठीक है, तो अर्थ पे बस ग्रेविटी होती है, लेकिन हर सैटेलाइट पे ग्रेविटी नहीं होती। अगर आपको स्पेशली बोला नहीं जाए यहाँ पर जी लग रहा है, फिर कुछ और लग रहा है, तब तक आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लेंगे ऐसा एज अ ग्रेविटी। ठीक है, जैसे कि अर्थ पे जी लगता है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर आपको बात समझ आ रही है, ये मैंने इस्तेमाल यहाँ पर कर दिया। ठीक है, तो अब हमसे पूछा गया था, टेंशन पूछी गई थी, तो हम निकाल लेते हैं भैया, टेंशन इन स्ट्रिंग में हमसे क्या पूछी गई, टेंशन, ये पास क्या हो जाएगी, T इज इक्वल टू एफ आर ई पी। अब देखिए, अगर आप देखिए टेंशन क्या एक फोर्स है, और ये इधर एक रिपल लग रही है मेरे पास एफ रिपल से, और कोई फोर्स तो नहीं लग रही यहाँ पर, एक तो ये फोर्स है और एक ये फोर्स है, और कोई फोर्स है ही नहीं। जब ये सिस्टम पूरा हमने किस वजह से सैटेलाइट रख दिया, तो ये दोनों आपस में फोर्स से बराबर होंगी, तभी तो पूरा सिस्टम स्टेबल रहेगा। क्योंकि अगर ऐसा होता कि टेंशन या फिर एफ रिपल से अगर ज्यादा होती है कम होती है किसी एक की भी, तो या तो ये बॉन्ड टूट जाता है, या फिर ये जो है मास ये यहाँ से निकल के भाग जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब दोनों ही आपस में बराबर है, यही तो पॉसिबिलिटी है। यहाँ से बस क्या हो गया, टेंशन में बस हो गई फोर्स रिपल्शन, मतलब कि रिपल्सिव फोर्स, दोनों चार्जेस हैं तो उनके चार्जेस के बीच क्या फोर्स होती है, के क्यू इंटू क्यू, Q1 इंटू Q2 होता है, तो ये तो Q1 है और ये Q2 हो गया मेरे पास। ठीक है, अपॉन में R स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ इस मास पे हमारे पास डिस्टेंस कितनी होगी, ये एक तो L ये और एक L ये, तो ओवरऑल कितनी हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम देखें, ध्यान रखना है आपको डिस्टेंस का ध्यान रखना है, डिस्टेंस में आपको गड़बड़ी हो सकती है, 2L डिस्टेंस होगी, तो ये हो जाएगा 2L का स्क्वायर।
तो फाइनल आंसर क्या हो गया, KQ² अपॉन में 4n², और यही हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। Under the influence of the Coulomb field of charge plus Q, a charge minus Q is moving around it in an elliptical orbit. Find out the correct statement. पहला ऑप्शन है हमारे पास the angular momentum of the charge minus Q is constant. दूसरा है the linear momentum of the charge minus Q is constant. थर्ड ऑप्शन है the angular velocity of the charge minus Q is constant. और फोर्थ ऑप्शन है the linear speed of the charge minus Q is constant. Let's see how to solve this question now. तो फ्रेंड्स हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सबसे पहले इस इन्फॉर्मेशन को हम लिख लेते हैं और एक एक ऑप्शन को हम देखेंगे कि हमारा कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है और कौन सा नहीं है। ठीक है, पहले उनके स्टेटमेंट्स को हम समझेंगे और फिर उनका एक्सप्रेशन देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन में बात की गई है वो है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट की, तो उसको हम पहले बना लेते हैं। तो ये मेरे पास हो गया एक इलिप्टिकल ऑर्बिट और हमें पता है इलिप्स के दो हमारे पास फोकाई होते हैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्लस के चार्ज को इस फोकाई पे यहाँ पे पॉजिटिव इस पे डाल रहा हूँ। ठीक है, फोकाई नंबर 1 पे, फोकाई नंबर 2 पे कुछ नहीं डाल रहे, दो फोकस है। ठीक है, हमें पता होता है इलिप्स के दो फोकस होते हैं और मैंने लेट से यहाँ पर माइनस क्यू को एज्यूम कर लिया है। ठीक है, इतना आपको समझ आ रहा है। इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो है r और इस जो माइनस क्यू पे जो फोर्स लग रही है वो लग रही है f ड्यू टू दिस प्लस क्यू। इतना आपको समझ आ रहा है। ठीक है, और ये माइनस क्यू है ना, ये कुछ v वेलोसिटी से इस ऑर्बिट में क्या कर रहा है, अब इसके चक्कर लगा रहा है प्लस क्यू के। ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। अब देखिए हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट जो हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, तो उनमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो बता दो भैया। बस एक एक ऑप्शन को इसका मतलब हमें एनालाइज करना होगा। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट क्या बोला गया है, पहले ऑप्शन में बोला गया है जेड जो है वो कांस्टेंट है, जेड इज अ कांस्टेंट। जेड क्या है भैया, एंगुलर मोमेंटम। जे इज अ कांस्टेंट और जी क्या है मेरे पास भैया, एंगुलर मोमेंटम। क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, अब देखिए हमेरे पास पता है भैया एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इनटू में आर। अगर हम जनरली बात करें तो यहाँ पर मैं अगर एक्चुअली में लिखना चाहूँ तो जे मेरे पास क्या होता है वेक्टर फॉर्म में, एल मतलब लीनियर मोमेंटम क्रॉस में आर। ठीक है, ये तो होता है। और देखिए जे कांस्टेंट है तो ये हमें पता कैसे चलेगा, हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पर टॉर्क का कॉन्सेप्ट। क्या, टॉर्क यानी कि टाउ। टाउ मेरे पास क्या होता है, आर क्रॉस एफ। ठीक है, ये तो पास होता है वेक्टर फॉर्म में और इसी को हम किस तरह से लिखते हैं, डी जे ओवर डी टी, यानी कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू द टाउ। और एक और इसका फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। ठीक है, अब देखिए आर और एफ हमारे पास है, यहाँ पर हमने देख लिया इनके डायरेक्शन क्या क्या है, तो यहाँ पर मैं आपके सामने बना देता हूँ। देखिए आर हमारे पास किधर है, इधर से लेकर इधर इसका वेक्टर जा रहा है और एफ हमारे पास अपोजिट है। मैं इस तरह बना देता हूँ। देखिए आर इधर जा रही है और जो एफ है वो इधर है, इस तरह से फोर्स है, ये एफ और ये आर है। यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू है और यहाँ पर है हमारे पास माइनस क्यू का चार्ज। तो अगर आप देखें एफ और आर बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे के हैं, बिल्कुल एरो दोनों की। अगर एरो आप देखें तो इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों के जो बीच का एंगल है वो कितना हो गया, इन दोनों के जो बीच का एंगल है वो हो गया मेरे पास थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री इन दोनों के बीच का एंगल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। यहाँ से क्या कह सकता हूँ, हमें क्या पता है आर क्रॉस एफ है ना, इसको मैं सिंपल लिखना चाहूँ आर इंटू एफ इंटू में साइन थीटा, ये तो होता है इंटू में इसका एन कैप जो भी इसकी डायरेक्शन होगी इज इक्वल टू डी जे ओवर डी टी। अगर हम देखें हमने थीटा निकाले, थीटा कितना मेरे पास 180 डिग्री और हमें पता है साइन 180 कितना होता है, 0 होता है, तो ये ओवरऑल हो गया 0। यहाँ से मुझे क्या मिल गया, डी जे ओवर डी टी। और आपको पता है भैया किसी भी क्वांटिटी का अगर डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इट इंडिकेट्स दैट क्वांटिटी इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, जे इज कांस्टेंट। तो ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है एक ही बार में। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है और यही हमसे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो पहला तो इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन जो बाकी के 3 स्टेटमेंट है वो गलत क्यों है, उनका क्या रीजन है उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन है उसमें क्या बोला गया है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम से बात की जा रही है। ठीक है, एज कांस्टेंट हमसे बोला गया यहाँ पर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, पहले क्या बोला गया था एंगुलर मोमेंटम, अब क्या लीनियर मोमेंटम चेक करा रहा है। तो लीनियर मोमेंटम का सिंपल फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू एम इंटू वी। ठीक है, यही तो होता है। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे एल है मेरे पास, एक तो मेरे पास क्या है एम मास और एक मेरे पास वी वेलोसिटी है। अगर उसको वेक्टर में लिखूं तो एम और वी वेक्टर इस तरह से रहेगा। अगर आप देखें तो एन जो डिपेंड करता है किस पे, वेलोसिटी पे। और हमें पता है भैया ये एक सर्कल हो या फिर कोई भी एक इलिप्टिकल ऑर्बिट हो, वहां पर क्या होता है जो वेलोसिटी होती है ना वो हमेशा चेंज होती है। हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन हर बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए वेलोसिटी पूरी तरह से चेंज होती रहेगी। अब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एस velocity is changing at every instance। आप किसी भी इंस्टेंस में देख ले आपको दिख जाएगा at every instance। क्यों, देखिए स्पीड अगर कांस्टेंट हुई, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम स्पीड कहते हैं, अगर वो कांस्टेंट भी हुई, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो हर बार जो वेलोसिटी होगी वो हर बार उसकी जो डायरेक्शन होगी अलग अलग होगी, थोड़ी थोड़ी अलग होगी लेकिन हर बार अलग होगी। इसलिए हम क्या कहेंगे यहाँ से, देयरफॉर लीनियर मोमेंटम एल इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, इसलिए ये कांस्टेंट नहीं हो सकता।
तो इसलिए हमने लगा दिया इस पे कांटा, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, एक बार देख लेते भैया वेलोसिटी कैसे चेंज होती है। मैं ऊपर दिखा देता हूँ डायग्राम में। देखिए यहाँ पर आप देखें अगर, तो ये वेलोसिटी यहाँ पर है, उस टाइम बाद क्या होगा, ये वेलोसिटी इस तरह से हो जाएगी, उस टाइम बाद क्या होगा, ये वेलोसिटी इस तरह से हो जाएगी। तो अगर आप देखें तो इसका मैग्नीट्यूड v भी रहा सब जगह पे, लेकिन अगर डायरेक्शन देखें यहाँ पर थीटा कुछ और एंगल है, आज इसका मैं टेंजेंट पास करता हूँ, यहाँ पर अगर टेंजेंट निकालते हैं तो थीटा कुछ और होगा, और यहाँ पर अगर टेंजेंट निकालते हैं तो ये थीटा कुछ और होगा। तो तीनों थीटा अलग हो गए। हमें पता है वेलोसिटी में क्या होता है, स्पीड प्लस उसकी डायरेक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्शन सबकी अलग अलग हो गई है, इसीलिए हर मोमेंट में क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए इसका लीनियर मोमेंटम भी चेंज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, जो क्या बोल रहा है भैया, एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी ना वो कांस्टेंट बोल रहा है, ये देख लेते भैया कि कांस्टेंट है कि नहीं। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, ओमेगा, और ओमेगा का अगर हम फॉर्मूला देखें, ओमेगा मेरे पास क्या होता है, v अपॉन r होता है। ये कहाँ से आके मैं लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है ना, तो यहीं से हमने ओमेगा की वैल्यू निकाली, v अपॉन r निकाली। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। ओमेगा मेरे पास अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखूँ तो वेलोसिटी भी वेक्टर फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें, और ये भी हमारे पास आर भी क्या हो जाएगी, वेक्टर फॉर्म में हो जाएगी। तो ये तीनों ही वेक्टर फॉर्म में होंगी। तो यहाँ पर आप अगर नोटिस करें, हमने क्या देखा था, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, अगर आर चेंज हो चाहे ना हो, वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो ओमेगा तो चेंज होगा ही होगा। वेलोसिटी में क्या आती है, स्पीड प्लस डायरेक्शन, तो स्पीड अगर चेंज ना भी हो लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, जो हमने अभी देख लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ओमेगा भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, एज v इज चेंजिंग। v हर बार चेंज हो रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, देयरफॉर ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट। इसलिए भैया ओमेगा कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हमारा हो गया इसका गलत आंसर। अब बात करते हैं चौथे ऑप्शन की, जो हमसे क्या बोला गया भैया, चौथा ऑप्शन बोला भैया लीनियर स्पीड। अब यहाँ पे लीनियर स्पीड की बात हो रही है, लीनियर स्पीड, स्पीड की बात ध्यान रखना, इज कांस्टेंट, क्या ये कांस्टेंट है या नहीं, ये देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए लीनियर स्पीड का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये हमसे बोला गया है। अगर हम देखते हैं सिंपल वेलोसिटी, तो हमें पता है डायरेक्शन तो हर बार चेंज होनी ही होनी है, गारंटेड। लेकिन अगर हम लीनियर स्पीड की बात कर रहे हैं, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन में, तो हमारे पास कहीं पे भी ये स्पेशली बोला नहीं गया है कि ये कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करेगा, और ये एक इलिप्टिकल पाथ है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें इस चीज को, तो देखिए अगर आप यहाँ पर नोटिस करें एक चीज को, तो हमें क्या पता है, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होता है, जितना एरिया, अगर लेट से मैंने ये डॉट डॉट बना दिया यहाँ पे, और इन दोनों का ये इस तरह से हमने इधर से भी निकाल दिया, तो ये जितना एरिया यहाँ पर ये कवर करेगा, ये वाला एरिया जो भी है, इतना ही एरिया यहाँ पर कवर करेगा। तो इसका मतलब जो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी ना, और यहाँ पर जो वेलोसिटी की वो वेलोसिटी कम होंगी दोनों ही, v1 और v2 लेट से, और यहाँ पर जो वेलोसिटी की ये मेरे पास v3 और यहाँ पर ये v4, ये दोनों ज्यादा होंगी। क्यों होंगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, लेकिन ये एरिया आराम से ट्रेवल कर पा रहे हैं, तो इसलिए इनकी स्पीड यहाँ पर कम होगी। लेकिन अगर जैसे ये पास आ जाएंगे, इसके पास आएंगे इस फोकाई के, तो यहाँ पर क्या होगा, इनको एरिया क्या है, ज्यादा कवर करना होगा, तो इसलिए इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सेम टाइम में दोनों को सेम एरिया कवर करना है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है भैया, एरिया सेम कवर करना है, टाइम भी सेम होना है, तो इसका मतलब वेलोसिटी ही चेंज होगी। तो यहाँ पर जो डेल्टा भी आएगा v3 माइनस v4, ये ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू v2 माइनस v1। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर डायरेक्शन की तो देख लेते हैं, डायरेक्शन तो जो होगी, लेकिन अगर आप स्पीड का मैग्नीट्यूड देखें, तो यहाँ पर जो स्पीड का मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू इस वाले एरिया में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे हम फोकाई के पास आ रहे तो वहाँ पे स्पीड बढ़ रही है, और जैसे हम फोकाई से दूर जाएंगे तो वहाँ पर स्पीड कम हो जाएगी। और ये कौन सा लॉ है, ये है हमारे पास केपलर का सेकंड लॉ। ठीक है, ये केपलर का सेकंड लॉ बोलता है भैया एलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होगा, जितना भी एरिया स्वैप होगा एक जगह पर, उतना ही एरिया उसके अपोजिट में अगर हम इनको एक्सटेंड कर दे, उतना ही एरिया उधर भी स्वैप होगा। स्वैप माने कवर होगा सेम टाइम इंटरवल के अंदर, ध्यान रखना, सेम टाइम इंटरवल के अंदर। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो है लीनियर स्पीड को कांस्टेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर मैंने लेट से यहाँ पर जो v1 है मेरे पास 10 थी मीटर पर सेकंड में, और v2 मेरे पास 20 थी, तो उनका जो डिफरेंस आया वो 10 मीटर पर सेकंड आया। लेकिन अगर v3 की हम बात करें, मेरे पास 30 होगी और v4 मेरे पास होगा 40। इतना तो है कि भैया 20 और 10 से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि भैया टाइम दोनों का सेम है और डिस्टेंस इनको ज्यादा कवर करनी है यहाँ पर, तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, तब ये डिस्टेंस को ज्यादा कवर कर पाएंगे एज कम्पेयर टू इन दोनों के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो लीनियर स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं हो सकती इस पूरे इलिप्टिकल ऑर्बिट के सिस्टम में। ठीक है, ये हमारे पास लीनियर स्पीड होती है अकॉर्डिंग टू केपलर्स सेकंड लॉ। सेकंड लॉ केपलर्स का क्या बोलता है भैया, इन एन किसी भी एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट सेम एरिया इज स्वैप्ड इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हमें दिख रहा है भैया, टाइम भी सेम है और एरिया भी सेम है, मतलब डिस्टेंस एक तरह से हम कह सकते हैं, ये वैसे 2D होता है तो डिस्टेंस का 2 बार होगा, लेकिन अगर सिंपल कहें तो डिस्टेंस है और ये टाइम है, ये दोनों सेम हो गए। तो यहाँ पर वेरी क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज वेरी क्या करेगी, वो होगी हमारे पास स्पीड वेरी करेगी, स्पीड का मैग्नीट्यूड वेरी करेगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं वेलोसिटी वेरी करेगी, नो डाउट, उसमें डायरेक्शन भी आती है और उसका मैग्नीट्यूड भी आता है। तो डायरेक्शन तो वेरी हर बार वो एरिया होता है, हमने देख लिया, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी वेरी करेगा, तभी जाके क्या होगा, एक ही टाइम के अंदर, जैसे कि लेट्स से 10 सेकंड के अंदर दोनों साइड पे जो एरिया है वो सेम कवर कब होगा, जब भी हो सकता है जब एक साइड में स्पीड ज्यादा हो एक साइड में कम हो। ठीक है, यही एक पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देयरफॉर हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, लीनियर स्पीड दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v
इज नॉट कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट हो ही नहीं सकता भैया, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हमारा इसका इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया, इस पे भी लगा दे कांटा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 था, जो सबसे पहले हमने देख लिया, लेकिन हमें 3 ऑप्शंस देखने थे, बाकी के भी हमें 4 रीजन है क्यों वो इनकरेक्ट हो रहे हैं। ए चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R. A point charge Q is kept on the center of semi-circular ring as shown. The electrostatic force experienced by the point charge in given arrangement is. यहाँ पर बस ये डायग्राम दे रखा है, देखिए इस तरह से बस एक सेमी सर्कुलर रिंग है और इस पे बस क्या है, पॉजिटिव चार्ज हमारे पास Q है, ठीक है। इस सेमी सर्कुलर रिंग के जो सर्च है वो है, जो सरफेस है उस पर, और यहाँ पर बस एक्स और वाई एक्सिस है और जो एक Q स्मॉल चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, Q अपॉन पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर जी कैप। दूसरा है 2Q अपॉन पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस जी कैप। तीसरा है 2Q अपॉन पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर जी कैप। चौथा है Q अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस जी कैप। और यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है Q अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस जी कैप। अब सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं और जो हमसे पूछा गया है उसको भी लिख लेते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बस दे क्या रखा है, हमारे पास दे रखी है भैया एक सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। सेमी सर्कुलर रिंग हमें दे रखी है यहाँ पर इस तरह से, ये हमें दे रखी है एक सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। और यहाँ पर इसके बीचों बीच सेंटर पे क्या रखा है, Q स्मॉल चार्ज है, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है वो है हमारे पास कैपिटल R, और यहाँ से ये ऊपर की तरफ हमारे पास है वाई एक्सिस, ठीक है। और इधर ये जाती है हमारे पास एक्स एक्सिस, ठीक है। ये समझ आ रहा है इतना। और इस पे प्लस Q चार्ज इसके पेरीमीटर पे रखा हुआ है, ये सेमी पेरीमीटर है ना, इसके जो बाउंड्री है सरफेस है उस पे प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। वो पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड है प्रॉपर्ली यूनिफॉर्मली, ठीक है। ये बस क्वेश्चन में दे रखा है। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है भैया फोर्स ऑन Q। हमसे भैया फोर्स पूछी गई है किस पे, इस Q चार्ज पे, ड्यू टू दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ड्यू टू दिस सेमी सर्कुलर रिंग। इस सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से जो इस Q पे एक फोर्स लगेगी, वो फोर्स भैया कितनी होगी, वो फोर्स हमें बता दो बस, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमें क्या पता है, वी नो दैट, हमें इसके लिए एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए, क्या हमें रिंग का एक केस पता होना चाहिए। अगर हमारे पास एक छोटी सी रिंग है इस तरह की, ठीक है, और वो इस तरह से यहाँ पर इसका सेंटर है, ये इस रिंग हमारे पास कोई भी शेप की हो सकती है, और यहाँ से इस तरह से इस पे से बीच में से पास हो रहा है, और यहाँ पर इसमें फोर्स लग रही है इस पॉइंट पे, इस रिंग की वजह से, ठीक है। इस पे प्लस Q यहाँ पर क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा की, लैम्डा के यहाँ पर क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है इस सरफेस पे, ठीक है। तो जब इस सरफेस पे ये पास है, और ये जो यहाँ से डिस्टेंस है यहाँ पास R है, ठीक है, ये भी समझ आ गया। ये जो पूरा एंगल है ना, ये पास है थीटा। तो यहाँ पर जो ये फोर्स आएगी, जो ये इधर फोर्स लगेगी, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो लगेगी ना इस पॉइंट पे, इस पूरी सरफेस की वजह से, इस पूरी रिंग की वजह से, ठीक है, जिसकी जो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, लैम्डा है। तो ये क्या होगा मेरे पास 2K लैम्डा अपॉन R साइन ऑफ थीटा अपॉन 2। ये हमारे पास होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू आ रिंग, ठीक है। ये समझ आ गया, ये रिंग की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी इस पॉइंट पर, ठीक है। लैम्डा यहाँ पर क्या मैं लिख देता हूँ, लैम्डा है मेरे पास यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पर बस सीधे सीधे दे रखी लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये होती क्या है, चार्ज अपॉन में एरिया। अब यहाँ पर एरिया क्या है, ये इसका पेरीमीटर, इसकी सरफेस है ना, यहाँ पर हम लिख लेंगे इसका पेरीमीटर, जो भी होगी इसके पेरीमीटर वो निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ नोटिस करें, मैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बस कोई भी लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं दे रखा, बस Q चार्ज दे रखा है, इस पूरे पर डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ, तो हम यहाँ पर फिर लैम्डा उससे निकाल लेंगे, ठीक है। ये आपको समझ आ रहा है इतना। तो ये तो हमारे इसका कॉन्सेप्ट है कि भैया रिंग के कोई भी रिंग हो किसी भी तरह की शेप की, अगर उस पे इस सरफेस पे, जो इसकी रिंग की सरफेस है उस पर अगर हमारे पास लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी रहे, और यहाँ पर बस ये R इसकी रेडियस है, तो यहाँ से लेकर अगर थीटा एंगल बना रहा है, तो इस पॉइंट पे जो इसका सेंटर होगा, इस सेंटर पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी होगी, 2K लैम्डा अपॉन R साइन थीटा अपॉन 2, ठीक है। ये हमारे पास इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यूज करेंगे और जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगर आप नोटिस करें, ये तो बस देखिए क्या है, हॉरिजॉन्टल है, लेकिन मैंने ये जो शेप बनाई है तो वर्टिकल है ना, तो इसका मतलब मैं क्या कि इस जो शेप को मैं इसको इसी शेप में लेके आऊंगा। कैसे लेके आएंगे, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं इधर से एक 90 डिग्री पे, यहाँ पे डिग्री पे इसको रोटेट कर दूंगा। अगर इसको 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो ये वाला जो सरफेस है वो इस तरह से आ जाएगा, और जो एक्स एक्सिस है वो ऊपर की तरफ हो जाएगी, और वाई एक्सिस इधर हो जाएगी, ठीक है। ये आपको समझ आ रहा है। चलिए वो करते हैं जब आपको समझ आएगा अच्छे से। देखिए ये यहाँ पास इस तरह से बन जाएगी इसकी शेप। अब जब इसको रोटेट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर बस ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। अब ये बस इसका सेंटर हो गया, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और इधर मेरे पास हो जाएगा इसमें वाई एक्सिस। ये भी आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पर मेरे पास क्या था, Q चार्ज था, और यहाँ पर हमें देखनी भैया इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फोर्स मिलने में फोर्स देखनी है, लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इस Q को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स मिल जाएगी। और यहाँ पर तो हमारे पास प्लस था Q चार्ज पूरे इसके सरफेस पे, उसके पूरे सेमी पेरीमीटर पे, ठीक है। तो ये बस हो गया Q। तो अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ क्या, लीनियर
चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा, हमें क्योंकि लैम्डा चाहिए, हमें क्यू तो नहीं चाहिए, तो वहाँ पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास चार्ज क्या है, क्यू है अपॉन में, ये किस पे डिपेंड है, किस चीज़ पे हमारे पास ये फैला हुआ है चार्ज, ये सिर्फ इस लाइन पे फैला हुआ है, इसका मतलब क्या, ये पेरीमीटर है, और ये बस क्या एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल दिख रहा है आपको बिल्कुल, तो सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, ये हो जाएगा मेरे पास पाई आर, तो लैम्डा मेरे पास हो गया थीटा अपॉन पाई आर, ठीक है, क्यू अपॉन पाई आर, सॉरी लैम्डा मेरे पास हो गया क्यू अपॉन पाई आर, ये आपको समझ आ गया, ये चार्ज है और ये इसका पेरीमीटर हो गया सेमी वाला, क्योंकि सेमी सर्कल है इसलिए, ठीक है, और ये जो पूरा एंगल है वो कितना है 180 डिग्री है, ये बस क्या है थीटा है, ये क्या है मेरे पास थीटा, ठीक है, और यहाँ पर जो इस पे अब क्या है, इधर अगर हम देखिए इधर मेरे पास वाई है, तो इधर मेरे पास हो गया जे कैप, ठीक है, एक्स है तो ऊपर की तरफ प्लस में आई कैप होगा, नीचे हो जाता है मेरे पास माइनस के आई कैप, और इधर में अगर देखो तो इधर मेरे पास हो जाएगा माइनस वाई यानी कि माइनस के जे कैप, ठीक है, ये आपको समझ आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से फोर्स देखूँ, फोर्स किस पे देखनी है, इस पे, तो फोर्स में बस क्या हो जाएगी क्यू इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में इसका तो चार्ज है, इस पे भी देख रहे हैं फोर्स, ठीक है, यहाँ से मेरे पास ये होगा, तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ एफ इज इक्वल्स टू क्यू, ऐसे रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मुला कहाँ से लेंगे, वो ऊपर से जो हमने पता था हमें, जो ये हमें फॉर्मुला में पता था ना, तो इसी को हम डालेंगे, तो यहाँ पर जाएगा क्यू इंटू 2 इंटू के, और लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू अपॉन पाई आर, क्यू कैपिटल वाला ध्यान रखना, इंटू में साइन ऑफ थीटा मेरे पास कितना है 180 है, ठीक है, 180 अपॉन 2 इंटू में क्यू हमने पहले कर लिया था, होल अपॉन क्या हो जाएगा आर, जो रेडियस है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से सॉल्व करूँ तो मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है, ये तो मेरे पास हो गया 1, तो यहाँ से मुझे मिल रहा है 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो आपको वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट दिख रहा था, वहाँ पर आपको के नहीं दिख रहा था, तो हम के की वैल्यू को पुट कर देंगे, के की वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगर हमें पता है कि अभी के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होती है ना के की वैल्यू, तो इसको पुट कर देते हैं फटाक से, एफ इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, ये आपको समझ आ रहा है इतना। तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करें तो मेरे पास जो फाइनल फोर्स आएगी वो कितनी आ रही है, वो आ रही है मेरे पास कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और ये अगर आप इसकी डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन किधर है इस फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे तो आपको पता है कि इधर तरफ जाएगी ना, क्योंकि हमने देखा था ये जो स्प्रिंग है, जो भी ये स्ट्रिंग है, इसकी वजह से क्या होगी अपोजिट जाएगी, इधर साइड डायरेक्शन जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी इधर फोर्स लगेगी, तो इसका मतलब क्या हो गया माइनस के जे कैप हो गया, क्योंकि इधर की जो डायरेक्शन है वो माइनस के जे कैप है, तो हमने माइनस जे कैप लिख दिया, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। 2 पॉइंट्स चार्जेस प्लस 4q एंड प्लस q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, वेयर शुड ए थर्ड पॉइंट चार्ज q be placed that it remains in equilibrium। ऑप्शन हमारे पास है 2r/3 from q, to r/3 from q, r/2 from q, r/3 from 4q। So let's see how to solve this question now। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है उस इन्फॉर्मेशन को हम लिखते हैं और उसका छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, और फिर जो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में उसको लिखते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बस दे क्या रखा है हमारे पास, दे रखा है भैया इधर है 4q का चार्ज ये, और इधर है मेरे पास प्लस q का चार्ज, ठीक है। इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है कितनी, वो है हमारे पास r, इधर मैं इसको नोट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमसे पूछा गया भैया यहाँ पर हम एक पॉइंट चार्ज रख रहे हैं, q हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है। अब वो हमसे पूछा गया है वो इस तरह से रखो कि यहाँ पर जो नेट फोर्स है इस पे 0 होनी चाहिए इस q पे। तो यहाँ पर मैं अगर लेट से 4q से इसकी डिस्टेंस x मान रहा हूँ, तो ये जो बची कुछ डिस्टेंस कितनी हो गई ओवरऑल कितनी r, तो r - x नहीं हो गई, ये मेरे पास हो गई r - x डिस्टेंस प्लस q से, ठीक है। ये आपको समझ आ रहा है इतनी बात। अब देखिए अगर इस पॉइंट पे अगर मैं देखूँ इस q चार्ज पे, तो इस प्लस 4q में से एक फोर्स लगेगी इधर की तरफ लगेगी, वो क्या हो जाएगी f ड्यू टू 4q में लिख रहा हूँ, और इधर प्लस q की वजह से इस पे इधर लगेगी फोर्स, वो कितनी हो जाएगी f ड्यू टू q, ठीक है। ये आपको समझ आ गई दोनों बातें। अब देखिए हमसे बोला गया क्वेश्चन में कि भैया ये पॉइंट हमें इस तरह से रखना है कि पूरा सिस्टम क्या है इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि इस पे जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या भैया एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे हमें पता है भैया नेट फोर्स ऑन q विल बी 0, ये 0 होनी चाहिए भैया इक्विलिब्रियम पे, यही होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा f ड्यू 4q इज इक्वल टू fq, ठीक है। ये क्या हो गया f 4q मतलब k 4q इंटू में q जो किस पे लग रही है अपॉन में क्या डिस्टेंस कितनी है x स्क्वायर, हमने डिस्टेंस थी ना x मानी थी, इस इक्वल टू क्या हो गया k q और स्मॉल q अपॉन में r - x का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि r - x डिस्टेंस थी तो r - x का होल स्क्वायर हो गया। तो अगर हम ऐसे देखें तो k से k गया, q से q, q से q, स्मॉल से स्मॉल और बड़े से बड़ा, ठीक है। तो मेरे पास बच क्या गया भैया 4/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r - x का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको देखें यहाँ से सॉल्व करें तो r - x अपॉन x ये मेरे पास आ रहा है होल स्क्वायर, तो क्या आ रहा है मेरे पास 1/4। तो यहाँ से मेरे पास अगर देखो रूट लेता हूँ तो r - x अपॉन x मेरे पास क्या आ रहा है प्लस माइनस 1/2 मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अब दो पॉसिबिलिटी आएंगी, x के वापस क्या है दो वैल्यूज आएंगी, दोनों को देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये एक्सप्रेशन है, इसको ही लेके चलते हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ r - x अपॉन x को अगर मैं 1/2 ले रहा हूँ और इधर ले रही है r - x अपॉन x को माइनस के 1/2, ठीक है। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो
2r इज इक्वल टू 3x मुझे मिलेगा, और यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो x की वैल्यू मुझे मिल रही है 2/3 इंटू r, ठीक है, जो कि पॉसिबल है। देखेंगे पॉसिबल है कि नहीं, अभी दोनों को निकाल लेते पहले। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो मुझे यहाँ से मिल रहा है 2r माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस x, तो यहाँ से मुझे मिल गया भैया 2r इज इक्वल टू x की वैल्यू मुझे यहाँ से 2r मिल रही है। और अगर हम देखें, हम अपने डायग्राम पे आते हैं, एक तो x की वैल्यू 2r है और x की वैल्यू 2/3r है। देखिए अगर आप देखेंगे पूरी डिस्टेंस ही हमारे पास कितनी थी, r थी, और ये x तो इसका पार्ट है ना कुछ, तो इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू जो 2r है वो तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कैसे भी, लेकिन x इज इक्वल टू 2/3r पॉसिबल है कुछ, क्योंकि उसका कुछ पार्ट है ना, ये r का कुछ पार्ट है तो वो पॉसिबल हो सकता है। तो इसका मतलब x इक्वल टू 2r को हम रिजेक्ट करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे भैया, इसको हम करेंगे रिजेक्ट। ये भैया नॉट पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि जो x है वो r का छोटा सा पार्ट है, ना कि r x का छोटा पार्ट, ठीक है, ये आपको समझ आना जरूरी है। नॉट पॉसिबल एज, क्यों, क्योंकि x भैया r से छोटा है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट हो चुकी है, रिजेक्ट हो चुकी है अभी ये, ठीक है। तो अब जो वैल्यू आ रही है वो x की कितनी आ रही है, तो और ये हम देखें x की वैल्यू आई है, ध्यान रखना। तो x की वैल्यू हम देखेंगे, x का मतलब क्या हो गया भैया, 4q से डिस्टेंस हमने देखी है, x की वैल्यू कितनी है, 4q से देख रहे हैं हम q की चार्ज, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो 4q से हम देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखेंगे q से तो हम निकालेंगे r माइनस x, q विल बी एट 2r/3 फ्रॉम प्लस 4q चार्ज एंड r माइनस x, दैट इज क्या हो जाएगा, r माइनस 2r/3, और ये मेरे पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास r/3 फ्रॉम प्लस q। तो अब यहाँ पे आपको ऑप्शन जो भी है उसको आपको देख लेना है, वो ही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज f when they are d distance apart. If the point charges are replaced by conducting spheres, each of radius r, and the charges remain same, the separation between the center of sphere is d, then force of repulsion between them is, पहला ऑप्शन है इक्वल टू f, दूसरा है लेस देन f, तीसरा है ग्रेटर देन f, कैन नॉट बी सेड। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है उस इंफॉर्मेशन से हम अपना डायग्राम बना लेते हैं, और फिर हमसे जो पूछा गया है उसको लिख लेते हैं, और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या दे रखा है भैया, एक 2 पॉइंट चार्जेस है यहाँ पर, हमारे पास यहाँ बस क्यू है, ये भी क्यू है, ठीक है। इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो हमारे पास दे रखी है भैया डी, ये बस दे रखा है, ठीक है, इतना समझ आ रहा है आपको। अब क्या किया भैया, उस टाइम बाद हमने इनको रिप्लेस कर दिया, जो ये पॉइंट चार्जेस थे रिप्लेस किया बाई कंडक्टिंग स्फीयर्स। अब ये हमने बड़े बड़े चार्जेस रख दिए। कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब सिंपल सा ये है कि बड़े बड़े स्फेरिकल हमने चार्जेस रख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये बड़ा सा चार्ज हो गया, इधर भी एक बड़ा सा चार्ज हो गया। डिस्टेंस अभी हमारे पास क्या है, सेम है डी, ठीक है। यहाँ पर मैंने बड़ी दिखा दिया, छोटी दिखा दी, सेकंड फेज में तो ना डी है, यहाँ पर भी डी है, ठीक है। यहाँ पर बस ये क्यू है और ये भी अभी क्यू है, लेकिन ये अब स्फीयर्स हो गए, इनका सेंटर ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर बस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से होंगे कंडक्टिंग स्फीयर है भैया, तो माइनस प्लस का इक्वलिटी होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से ये हो गए, समझ आ गया यहाँ तक। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो बस फोर्स ऑफ रिपल्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्शन जिसको हम F से लिखेंगे, वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के, क्योंकि हमें पता है भैया फोर्स क्या होता है, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर मतलब डिस्टेंस, तो यानी कि भैया क्या है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। ये है, तो यहाँ से बस क्या है, दोनों सेम चार्ज है, दोनों में पॉजिटिव है, प्लस क्यू है, इसका मतलब ये है। तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का जो स्क्वायर है उसका क्या रहेगा, रिवर्स रहेगा, उसका रेसिप्रोकल रहेगा। फोर्स तो हमेशा यही होता है, चाहे आप रिपल्शन लगा चाहे अट्रैक्टिव फोर्स हो वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब हमसे क्या पूछा गया, जो हमने रिप्लेस कर दिया कंडक्टिंग स्फीयर से, तो यहाँ पर बस फोर्स ऑफ रिपल्शन पूछी गई है। कैसे पूछी गई है, रिलेटिव टू जो प्रीवियस वाला था। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है ये बता दो कि क्या होगी, यहाँ पर जो फोर्स लगी थी रिपल्शन की, यहाँ पर जो लगेगी उसमें क्या रिलेशन होगा, ये कम होगी, जो प्रीवियस वाले से ज्यादा होगी, वो हमें बता दो, सेम रहनी है, क्या होगा बताओ भैया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास स्टार्टिंग में तो हमने इस तरह से रखे थे, लेकिन दोनों ही क्या हैं, दोनों ही हमारे पास इक्वल चार्ज के, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि अपने आप को क्या कर लेंगे, ऑर्गेनाइज कर लेंगे, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ही जगह पे है, तो दोनों के जो चार्जेस बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं इधर बना देता हूँ, देखिए ये इधर रहा, ये इधर रहा, ठीक है। मैं थोड़े से बड़ी कर दिए चार्जेस, लेकिन ध्यान रखना अब भी मैग्नीट्यूड सेम है और इनका जो चार्ज का साइन है वो भी सेम है, डिस्टेंस दी है हमारे पास, ठीक है। अब क्या हुआ, इधर प्लस प्लस हो गए एक साइड में, ठीक है, इधर माइनस हो गए, इधर क्या हो गया, इधर प्लस हो गए, इधर माइनस हो गए, समझ आया। देखिए क्या होगा, वापस कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब क्या है, उसमें पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, प्रोटॉन्स भी होंगे। अब क्या हुआ, हमने जब रखा तो थोड़ी देर तक ये आपस में अपने आप में अट्रैक्शन रिपल्शन करते रहे, लेकिन जब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, अपने आप को स्टेबिलिटी पे लेके आएंगे। तो क्या हुआ, इधर इसमें हमने देखा भैया, इसमें पॉजिटिव साइड जो पॉजिटिव चार्जेस है वो इधर आ गए, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर आ गए साइड पे। अब इधर क्या होगा भैया, ये अपने आप को स्टेबल करेंगे, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव वाले चार्जेस है वो इधर हो जाएंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन और जो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्जेस दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, जिससे कि स्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे। और जो नेगेटिव जो चार्जेस थे, इलेक्ट्रॉन थे, वो इन इलेक्ट्रॉन से थोड़ी दूरी पे, जैसे कि यहाँ पर क्या है, रिपल्शन कम होगा, तो ये स्टेबल पोजीशन अटेन कर लेंगे। तो अब हमें यहाँ पे देखना भी, देखिए ये डिस्टेंस तो दोनों में सेम है, लेकिन अगर हम अंदर देखें यहाँ से यहाँ सेंटर में, तो यहाँ पर बस लेट्स से कुछ डिस्टेंस होगी x1
होगी बिल्कुल, और ये अंदर होगी एक्स डिस्टेंस, ठीक है, जो कि उनमें पॉसिबल ही नहीं थी, जो पॉइंट चार्जेस थे, ठीक है। ये आपको समझ आ रही है इतनी बात। अब यहाँ पर हमें क्या बात करनी है, रिपल्शन की। तो रिपल्शन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखिए ये हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से अगर मैं यहाँ से काउंट करता हूँ इस तरह से, यहाँ से तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से और यहाँ तक, ठीक है, ये तो होगा क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज खत्म हो रहा है, यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हमें देखनी होगी। ये क्या हो जाएगी, x1 प्लस x2 प्लस d प्लस x1 प्लस x2। कैसे, देखिए एक बार दोबारा देखते हैं। देखिए क्या हुआ, हमारे पास अंदर हमारे पास स्टेबल हो गए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस एक साइड में हो गए, नेगेटिव एक साइड में हो गए, इधर पॉजिटिव एक साइड, इधर नेगेटिव। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, इधर आप पॉजिटिव कर सकते हैं, इधर आप नेगेटिव, इधर फिर आपको क्या करना होगा, इसका भी उल्टा करना होगा, नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ठीक है। अब मैंने देख लिया भैया मुझे कोई भी एक पार्टिकल चार्ज पकड़ना है, मैंने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लिया, मैंने बीच में सेंटर से ड्रॉ कर दी लाइन, ठीक है। तो यहाँ मैंने देखा भैया इलेक्ट्रॉन्स इतने अंदर है, तो मैंने x1 डिस्टेंस वाली कितनी अंदर तक है वो, ठीक है, इस चार्ज के अंदर। अब मैंने देखा भैया यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो रही है वो x2 डिस्टेंस के बाद स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैंने इसको x2 डिस्टेंस ले लिया, ठीक है, जहाँ तक ये प्लस की हमारे पास चार्जेस है। इतना समझ आ रहा है। अब हमें क्या देखना है, यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उन दोनों की डिस्टेंस को हमें पूरा देखना है भैया, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग है रिपल्शन की और यहाँ पे स्टार्ट होगी इसमें रिपल्शन, यहाँ से लेकर यहाँ डिस्टेंस है, इसमें क्या नेगेटिव चार्ज है, इसमें स्टार्टिंग हो रही है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है आपस में रिपल्शन करेंगे। ऐसा तो नहीं सकता नेगेटिव पॉजिटिव को रिपल्शन कर ले, तो इसका मतलब क्या, नेगेटिव नेगेटिव को रिपल्शन करेंगे। तो फिर मैंने देख लिया भैया डी तो डिस्टेंस थी पहले इनिशियली, अब यहाँ पर कुछ x1 और x2 डिस्टेंस होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इनकी जो डिस्टेंस बढ़ गई, तो डिस्टेंस अगर बढ़ गई तो रिपल्शन फोर्स क्या हो जाएगी, घट जाएगी, सीधी सीधी बात है। क्यों, हमें पता है भैया f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से अगर मैं देखूँ ये रिपल्शन क्या हो जाएगी मेरे पास, f डैश रिपल्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d प्लस x1 प्लस x2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है ना कि भैया हमने x2 क्यों लिया, तो आप x2 को हटा दीजिए, आप किसी भी एक को भी ले लिया, फिर दोनों को आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इतना समझ आ रहा होगा कि भैया d में कुछ तो ऐड होगा, कुछ तो ऐड होगा, या तो आपको समझ आ रहा है ना। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो अगर वो कुछ ऐड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका स्क्वायर हम करेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा नीचे, तो ये जो रिपल्शन होगा इसका इस पूरे सिस्टम का वो कम रहेगा। ये आपको समझ आ रहा है प्रीवियस से। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, फाइनल आंसर f ऑफ रिपल्शन टेस्ट इज लेस देन f ऑफ रिपल्शन, जो स्टार्टिंग वाला था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया भैया, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा लेस देन f, लेस देन f। f क्या था, स्टार्टिंग में जो रिपल्शन था ना उसको हम f कह रहे थे, ठीक है। तो हमारे ये इसका फाइनल आंसर आ गया। चार्ज q is placed at distance d above a corner of a square sheet of side length d. The flux of electric field through the sheet is, यहाँ पर बस ये डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर बस d और यहाँ पर भी d डिस्टेंस है, एक स्क्वायर शीट है और इसी की स्क्वायर शीट से हम परपेंडिकुलर लेके d डिस्टेंस के ऊपर q हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, इसके कॉर्नर पे। तो यहाँ हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, q/6 एप्सिलॉन नॉट, q/8 एप्सिलॉन नॉट, q/12 एप्सिलॉन नॉट और q/24 एप्सिलॉन नॉट। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है और जो डायग्राम हमें दे रखा था, पहले इसको बना लेते हैं और जो हमसे पूछा गया उसको लिख लेते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बस देख क्या रखा है, हमारे पास है एक स्क्वायर शीट, ठीक है, ये हमारे पास एक स्क्वायर शीट है, इसकी हमारे पास साइड दे रखी है d और ये भी साइड d है, क्योंकि स्क्वायर तो साइड तो dd होगी, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया भैया इससे परपेंडिकुलर यहाँ पर जो कि ये डिस्टेंस है, ये भी कितनी है, d डिस्टेंस है, यहाँ पर रखा है q चार्ज, ठीक है। तो अगर मैं इसको जोड़ के एक यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर एक क्लियर चीज दिखाई दे रही है, क्या, एक स्क्वायर से एक क्यूब बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर q चार्ज रखा हुआ है, ये आपको इतना समझ आ रहा है। अब हमसे क्या पूछा गया है, इस जो क्यूब है इस क्यूब के अंदर एक जो शीट थी, ये जो बेस शीट थी, इस शीट के द्वारा जो फ्लक्स आ रहा है वो हमें फ्लक्स बता दो, ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, फ्लक्स थ्रू 2D स्क्वायर शीट। ध्यान रखना 2D स्क्वायर शीट की बात हो रही है, ना कि क्यूब की बात नहीं हो रही, यहाँ पर 2D स्क्वायर शीट की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम इस पूरे क्यूब के लेके चलेंगे। तो अगर मैं देखूँ इस पूरे क्यूब में चार्ज क्या है, चार्ज इन क्यूब हमारे पास है 3D, ठीक है, जो कि हमारे पास बहुत सारे स्क्वायर शीट से मिलके बना है। तो अगर मैं इस पूरे क्यूब में देखूँ तो एक ही चार्ज मेरे पास क्यू, ठीक है, उसको हम लिख लेते हैं। अब देखिए अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो क्यू है ना, एक कॉर्नर पे है, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर बहुत ही कम है इस जो पूरे बड़े क्यूब में। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि इसका कंट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो आप इसको सपोज कीजिए इस तरह से, आपके पास 2 फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर और एक सेकंड फ्लोर, और दोनों फ्लोर हैं, तो नीचे 4 कमरे हैं फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर 4 कमरे हैं। अब 4 कमरे ऊपर और 4 कमरे नीचे, तो बीच में जो उनका कॉमन पार्ट आता है मैं दिखाता हूँ, देखिए ऐसे, ये पास है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर है और ये सेकंड फ्लोर है, ये मैं आपको 2D में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास हो गए 4 कमरे, फर्स्ट फ्लोर के 4 कमरे हो गए, ठीक है, और इसी पे हमारे पास ऊपर होंगे सेकंड फ्लोर के 4 कमरे, एज इट इज इसी तरह से सेम बनेंगे। और यहाँ पर ये देखिए आपको कॉमन पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, यहाँ पर हमने फंसा दिया ये क्यू चार्ज,
तो क्यू चार्ज अगर हम यहाँ फंसा देंगे तो हर कमरे में एक क्यू चार्ज दिखेगा, नीचे के 4 कमरे और ऊपर के 4 कमरे, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में। तो ये 4 और 4 8 हो गए। तो मतलब कि जो क्यू चार्ज है ना वो 8 कमरों में दिखाई देगा। अगर आप इस क्यू चार्ज को एक तरह से बॉल मान लें तो अगर ये कॉर्नर में बीचों बीच फिट हो जाए तो ये 4 तरफ दिखाई देगी, 4 कमरे में और ऊपर के 4 कमरे में दिखाई देगी। तो इसका मतलब क्या होगी, इसका जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है हर कमरे में कितना हो रहा है, 1/8 हो रहा है। तो इसी तरह से क्यू जो चार्ज है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/8 हो रहा है हर क्यूब के लिए। इस क्यूब के लिए भी 1/8 है, ठीक है, क्योंकि 8 क्यूब में कंट्रीब्यूट करेगा, जैसे कि यहाँ पर ये बॉल कर रही थी, ठीक है। 4 नीचे के कमरे और 4 ऊपर के हैं, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। मैं लिख देता हूँ इधर, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर, 4 रूम्स ईच, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप एक चीज देखें, ये जो चार्ज है क्यू, ये एक तो इस शीट, ये जो यहाँ से एक शीट निकलेगी उस शीट पे है, एक इससे कनेक्टेड है, ठीक है, एक तो इस वाली शीट से कनेक्टेड है, एक यहाँ पर दूसरी जो शीट होगी दूसरे क्यूब की उस शीट से कनेक्टेड होगा, ठीक है, और एक और शीट होगी इधर उस शीट से कनेक्टेड होगा। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं तो ये जो क्यू चार्ज है ना, इसका जो है 2D शीट से कितने बार इसका जो कनेक्शन होगा, जो क्यू चार्ज है वो क्यूब है उसकी साइड को टच करता है एक बार में। तो अगर आप देखें तो एक साइड तो ये हो गई, दूसरी साइड ये हो गई, और तीसरी साइड क्या हो गई, तीसरी साइड इसके क्यूब के अंदर अगर देखें तो ये वाली हो गई, ठीक है। इसके जो पीछे जो एक साइड आएगी ना वो डॉट डॉट से हम रिप्रेजेंट करेंगे और वो यहाँ पे जाके कनेक्ट होगी, तो वो वाली साइड होगी वो यहाँ पे जाके इस तरह से कनेक्ट होगी, ठीक है। अगर मैं इस क्यू चार्ज को देखूँ तो एक तो ये साइड हुई, एक दूसरी साइड ये, और ये तीसरी साइड जो कि पीछे होगी, इसके पीछे से निकल रही होगी। तो ये 3 साइड को एक बार में टच कर रहा है एक क्यूब की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 शीट्स को, तो 2D की स्क्वायर शीट है उनको टच करेगा एक बार में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कितना हो गया, 1/3 हो गया इसीलिए, ठीक है। ये समझ आ गया आपको, एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो क्यू चार्ज है एक तो इस डी डिस्टेंस वाली साइड को टच कर रहा है, एक इसको करेगा एक साथ में, और इस पीछे वाली साइड को टच कर रहा है एक क्यूब के अंदर। तीनों साइड से क्या है हमें पता है कि 2D सरफेस में एक शीट बनेगी, 2D स्क्वायर शीट्स बनेंगी, बिल्कुल बनेंगी। उन 2D जो स्क्वायर शीट्स बनेंगी उनको ये टच कर रहा है। तो इसलिए इसका जो कंट्रीब्यूशन हुआ इस पर्टिकुलर किसी भी एक स्लाइड के लिए, किसी भी एक शीट के लिए, 2D शीट के लिए, अन्य क्यूब की बात नहीं हो रही, क्यूब का कंट्रीब्यूशन हमने यही देख लिया, क्यूब का कंट्रीब्यूशन था, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं शीट के कंट्रीब्यूशन के, 2D शीट की। तो 2D जो शीट का कंट्रीब्यूशन है वो हमारे पास अब कितना हो गया, 1/3। क्यों, क्योंकि ये 3 साइड को टच कर रहा है और 3 साइड हमारे पास 3 स्क्वायर शीट बनाएंगी, और 3 स्क्वायर शीट हमें बनाएंगी, लेकिन हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए किसका, सिर्फ एक के लिए, एक पर्टिकुलर शीट के लिए। तो हमने 1/3 इसलिए कर दिया। ये आपको समझ आ गया, मैं लिख देता हूँ। ये हमारे पास है कंट्रीब्यूशन इन 1 क्यूब, एक क्यूब में ये कंट्रीब्यूशन है, और ये हमारे पास है कंट्रीब्यूशन इन 1 2D शीट। ध्यान रखना 2D स्क्वायर शीट है, क्योंकि स्क्वायर में क्यूब होता है, मैंने सीधे शीट लिख दिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये आपको यहाँ से समझ आ गया, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बड़ा आराम से इसका फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो अब फ्लक्स क्या हो जाएगा, देखिए हमें क्या पता होता है, ये फ्लक्स का फॉर्मूला फ्लक्स, या फिर कह सकते हैं इसको हम और ज्यादा स्पेस कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको ध्यान रखना है कभी भी 2D सरफेस से नहीं होती, हमेशा ये 3D सरफेस से होती है। मतलब कि कितना चार्ज उसमें आ रहा है, मतलब एक वॉल्यूम देखा जाएगा, इसलिए मैंने इसको 2D से 3D में कन्वर्ट किया है, ठीक है। ये मेरे पास होता है चार्ज इनक्लोज्ड, ये कितना चार्ज इनक्लोज है उस 3D सरफेस में, अपॉन में क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो अगर हम देखें तो क्यू इनटू में क्या है, 1/8 इनटू में 1/3। ये हमने एक ही बार में पूरा देख लिया, ये कंट्रीब्यूशन एक क्यूब के लिए और ये एक 2D शीट के लिए कंट्रीब्यूशन हमने देख लिया। अपॉन में क्या है, एप्सिलॉन नॉट। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मुझे मिल रहा है Q/24 एप्सिलॉन नॉट, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 2D शीट, लेकिन अगर हमसे बोला जाता इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब, अगर क्यूब की बात की जाती ना, 2D शीट की बात नहीं की जाती, तो क्यूब हमारे पास क्या आ गया 3D। तो उसमें हम क्या करते, Q × 1/8 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, बस यही करते। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ ये देख रहा है क्यूब में उस चार्ज का कितना कंट्रीब्यूशन है, बस हमें उसमें ये नहीं देखा 2D शीट में कितना कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ से हमारे पास जो आता है वो क्यूब के लिए आता है, वो कितना आ जाता है, Q/8 एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमारे इसका आंसर नहीं है। आंसर ये हमारा है, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 2D शीट, ना कि थ्रू क्यूब, ठीक है। ये आपको समझ आ गया, ये थोड़ा एडिशनल है, मैं इसको स्टमक यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ गया Q/24 एप्सिलॉन नॉट। Two balls of charges Q1 and Q2 initially have exactly same velocity. Both the balls are subjected to same uniform electric field for same time. As a result, the velocity of the first ball is reduced to half of its initial value and its direction changes by 60 degrees. The direction of the velocity of second ball is found to change by 90 degrees. ठीक है। The electric field and initial velocity of the charged particle are inclined at angle. Options हमारे पास है 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री और 150 डिग्री। Let's see how to solve this question now. तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है और जो हमसे पूछा गया है उसको पहले लिख लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास दे क्या रखा है भैया, एक हमारे पास चार्ज है Q1, ठीक है।
और एक है हमारे पास चार्ज Q2, ठीक है। इसकी वेलोसिटी हमारे पास v दे रखी है इनिशियली, इसकी v, ठीक है। v इनिशियल मेरे पास कितनी है, u मैं मान रहा हूँ यहाँ पर भी इसकी v इनिशियल u है, ठीक है। मैंने u माना यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसको। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पे जो है e है और इस पे भी e लग रही है। इसका जो टाइम है वो भी सेम टाइम है और इसका भी सेम टाइम जो है सेम है। और जो v फाइनल है ना यहाँ पर, इसके लिए तो कितनी हो गई, u/2 हो गई। लेकिन यहाँ पर जो इसके लिए v फाइनल है वो हमें पता नहीं है, ठीक है। इसको भी हम निकाल लेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया लेकिन इसको हम एडिशनली निकाल लेंगे, ठीक है। और हमसे क्या हमारे पास क्या दे रखा है, इसके लिए जो थीटा दे रखा है वो है 60 डिग्रीज और इसके लिए जो थीटा है वो है 90 डिग्रीज, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया, ये बस इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब हमसे क्या पूछा गया भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड इनिशियल वेलोसिटी। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कौन सी हमने मानी है, u मानी है ना, u आर इंक्लाइंड एट एन एंगल। भैया कितने एंगल पे ये इंक्लाइंड हो रही है वो हमें बता दो, बस ये छोटी सी बात ही क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। जब इस पे क्या हुआ, देखिए दोनों चार्जेस रखे हुए थे, ये सेम वेलोसिटी से चल रहे थे। अब क्या हुआ, इन पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इनके क्या है, कुछ इनका डायरेक्शन चेंज हो गई। यहाँ पर 60 डिग्री हुआ, इसका 90 डिग्री हो गया है। मैं बता देता हूँ, उधर देखिए, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या था, ये सिंपली इस तरह से थे। ये v वेलोसिटी से चल रहा है, इस पे Q1 है और ये हमारे पास क्या है Q2 है। ये भी हमारे पास क्या है, v वेलोसिटी से चल रहा है, यानी कि u से, ठीक है। दोनों u है, मैं यहाँ पे v लिख रहा हूँ ना, ये u है इनिशियल वाली बता रहा हूँ। अब क्या हुआ फाइनली, यहाँ पर हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड पे दी तो यहाँ पर जाके ये कुछ इस तरह से इसका एंगल बन गया, ठीक है। ये हो गया मेरे पास u/2 इसकी वेलोसिटी और ये Q1 हो गया, उसका थीटा जो कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। और इसके लिए क्या हो गया, ये जो है ना Q बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गया Q2, मतलब कि बिल्कुल वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर जा रही है। इसकी जो वेलोसिटी हमें दे नहीं रखी, ठीक है। v फाइनल इसके हमें गिवन नहीं है, ये हम भी निकाल लेंगे। यहाँ बस कितना है 90 डिग्री, तो यह बस पूरा केस दे रखा है, ठीक है, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 के लिए। अब देखिए, अब हमें सबसे पहले निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड E और इनिशियल वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है उसको निकालते हैं सबसे पहली बात, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप नोटिस करें यहाँ पर जो Q1 की जो वेलोसिटी थी इनिशियली कितनी थी, u थी, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो u/2 हो गई, यानी कम हुई है ना। इसका मतलब क्या है, v इज डिक्रीज, जो वेलोसिटी है वो क्या हुई है, डिक्रीज हुई है भैया, बिल्कुल हुई है, नो डाउट इसमें तो डिक्रीज हुई है। सो इसका मतलब क्या हुआ है, E हैज x कंपोनेंट। क्यों भैया, डिक्रीज किसकी वजह से हुई है, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और कुछ नहीं लग रहा। तो E हैज x कंपोनेंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट है वो किधर है, अलोंग x डायरेक्शन। सो E हैज x कंपोनेंट अलोंग x डायरेक्शन। देखिए क्यों ऐसा, यहाँ पर अगर आप देखें वेलोसिटी डिक्रीज हुई है और ये वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, कितना हुआ है, देखिए ये हमारे पास यहाँ पर जो वेक्टर एंगल है u/2 कितना है, इतनी यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है, लेकिन हमारे पास ये एंगल कितना है 60 डिग्री। अगर मैं x में इसकी डायरेक्शन देखूँ, x में जो इसकी स्पीड कितनी हो गई u/2 इंटू में cos 60 डिग्री, तो u/2 इंटू cos 60 डिग्री, cos 60 होता है मेरे पास 1/2, तो ये हो गया मेरे पास u/4 और u/4 तो बहुत छोटा हो गया एज कम्पेयर टू u। तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या हो रहा है भैया, जो Q1 है ना, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लग रही है, एक कंपोनेंट में बता रहा हूँ EX, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि इसका जो E का जो एक कंपोनेंट है, x कंपोनेंट है, वो किधर है, x डायरेक्शन में लग रहा है, -x में, किधर लग रहा है, -x में। इसके अपोजिट अगर मैं इधर साइड को x पॉजिटिव मान रहा हूँ और ऊपर को y पॉजिटिव, तो इसके जो अपोजिट होंगे वो माइनस होंगे, तो ये -x डायरेक्शन है, ध्यान रखना, ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे अब एक्सेलरेशन। देखिए हमें क्या पता है भैया, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू E होता है, बिल्कुल होता है भैया। और अगर मैं लिखना था फोर्स को स्प्लिट करके, तो ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्स डायरेक्शन में बात करें सिर्फ, तो ये Q इंटू EX, एक्स डायरेक्शन की बात करें सिर्फ, ठीक है। अब क्लियर है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना लग रही है, नेगेटिव x में, तो यहाँ पर हमारे पास एक माइनस आ जाएगा साइन, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक साइड को हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो दूसरी साइड को हमें नेगेटिव का साइन कन्वेंशन लेके चलना होगा। यहाँ पर मैंने इसलिए माइनस लगा दिया है, ठीक है, ये क्लियर है आपको। यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ एक्सेलरेशन x में मुझे कितना मिलेगा, ये मुझे मिलेगा माइनस के Q इंटू EX अपॉन में m1, ठीक है। हमने जो Q1 था ना, जो Q1 जो चार्ज था उसको मैंने मास मान लिया m1 और जो Q2 को मैंने m2 मान लिया, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे सिमिलरली क्या हो जाएगा, मेरे पास जो एक्सेलरेशन y में होगा वो कितना हो जाएगा, Q इंटू EY अपॉन में m1। अब ये कैसे कर दिया मैंने, यहाँ पर मैंने नेगेटिव क्यों नहीं लगाया, तो इसको भी समझ लीजिए। देखिए हमने बात की सिर्फ एक्स डायरेक्शन की, एक्स कंपोनेंट की, क्योंकि हमें देखा भैया, देखिए एक्स डायरेक्शन हमें कितनी स्पीड u दे रखी थी, हमें फिर बाद में क्या दे रखा u/2, u/2 हमें दे रखी कुछ एक एंगल 60 डिग्री पे फ्रॉम हॉरिजॉन्टल फ्रॉम x, ये क्लियर है। अब मैंने क्या किया भैया, मैंने दोनों कंपोनेंट्स कर लिए, मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखा तो u/4 मिल रहा है, जो कि u से छोटा है, तो इसलिए मैंने -x में क्या कर दिया, अपोजिट में मैंने क्या लगा दिया, EX लगा दिया। और अगर आप नोटिस करें तो वर्टिकल में यहाँ पर कोई है क्या, यहाँ पर जो वर्टिकल में जो स्पीड है वो क्या है 0, तो यहाँ पर हमारे पास वर्टिकल में कुछ तो स्पीड आ रही है u/2 इंटू में कितनी आ रही है, sin 60 डिग्री, तो ये कुछ तो स्पीड आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये भैया इंक्रीज हो रही है 0 से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहीं पर प्लस y में ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी EY, समझ आया। देखिए सिंपल है, जहाँ पर 0 था अगर उसमें कुछ ऐड हुआ है तो वहाँ पर हमने कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स दिया है, तो इसलिए मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड एट y कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो y कंपोनेंट है उसको मैंने क्या कर दिया है, इन पॉजिटिव डायरेक्शन में ही कर दिया है, इन पॉजिटिव y में कर दिया है, ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको। यहाँ से फिर एक्सेलरेशन y इसलिए हमारा पॉजिटिव आ गया Q इंटू EY अपॉन m1। यहाँ तक ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। अगर कोई भी डाउट है तो यहीं पर वीडियो को रोकना और रिवर्स करके जरूर देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से अपनी वेलोसिटी की, क्योंकि वेलोसिटी की सारी बात है, तो Vx मेरे पास कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला क्या होता है, ux प्लस 8xt,
ये बस एक फॉर्मुला होता है भैया फर्स्ट इक्वेशन है मोशन की, इसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ पहले। यहाँ पर देखिए एक्स मैंने लिख दिया, एक्स कॉम्प्लेट की हम बात कर रही है, लेकिन जनरल क्या होता है v इक्वल टू यू प्लस एटी। हम y के लिए भी देख सकते हैं इसको। तो देखिए यू एक्स, अगर मैं यू एक्स की बात करूँ मतलब कि क्या एक्स डायरेक्शन में कितनी स्पीड थी, इनिशियली स्पीड हमारे पास कितनी है वो हमें बता दो, और वो सिर्फ क्या है एक्स डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो वो हमारे पास कितनी थी, यू थी, हमने पहले देख लिया था। सबसे पहले हमारे पास क्या था, तो Q1 चार्ज था, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली यू स्पीड से क्या कर रहा था, ट्रेवल कर रहा था बस। प्लस में ए एक्स थी, ए एक्स वैल्यू कितनी है, ये रही, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस के क्यू इंटू ई एक्स अपॉन m1, ठीक है, इंटू में टी। ये समझ आ गया। तो यहाँ से अगर इसको हम प्ले प्लस है, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो मुझे क्या मिल रहा है, वी एक्स हमने देख लिया भैया। फाइनल स्पीड हमने देख लिया, यहाँ पर देखिए ये रही कंपोनेंट हमने क्या था ना, u अपॉन 2 cos 60 डिग्री, तो ये हमारा कितना आया था, u अपॉन 4। तो ये मेरे पास है क्या भैया, एक्चुअली में ये मेरे पास है vx। ठीक है, तो vx की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर। तो देखिए मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ, u अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू u माइनस में q इंटू ई एक्स अपॉन m1 इंटू टी। ये हमारे पास हो गई पहली इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। सिमिलरली हम क्या करेंगे, y डायरेक्शन के लिए बात करेंगे। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, vy इज इक्वल्स टू सीधे uy। तो हमें पता है ये जो Q1 जो चार्ज था वो सिर्फ x डायरेक्शन में ही ट्रैवल कर रहा था इनिशियली, तो उसके लिए uy कितना हो गया, 0 हो गया। uy प्लस में मैं लिख देता हूँ a/t, तो uy तो मेरे पास हो गया 0। यहाँ से मेरे पास जो vy है, vy हमने देख लिया था कंपोनेंट करके, तो u अपॉन 2 इंटू में sin 60 डिग्री हो रहा था। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ay एक्सेलेरेशन हमने देख लिया कितना, ये रहा q इंटू ey अपॉन m1 इंटू में t, यही तो होगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, हमारे पास यहाँ से क्या इक्वेशन आ रही है, sin 60 कितना हो जाएगा मेरे पास, √3/2। तो ओवर इसको तो मैं करता हूँ यहाँ से, तो u √3/4 इज इक्वल्स टू q ey t अपॉन m1। ये हमारे पास हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन बन चुकी है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आएगा, उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी ना, इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये u है और ये u अपॉन 4 है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ यहाँ पर ही, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है भैया, मुझे यहाँ पर मिल रहा है 3u अपॉन 4 इज इक्वल्स टू q e x t अपॉन m1। ये मुझे यहाँ से रिलेशन मिल रहा है और इसको हम कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं। इसको मैं यूज करूंगा क्योंकि ये थोड़ी हमने सिंप्लीफाई नहीं की, इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को इसको यूज करेंगे और सेकंड इक्वेशन जो हमने बनाई थी उसको यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या दिखेगा, देखिए 3u/4 है और वहाँ पर क्या था, u √3/4 था, तो u से u कट जाएगा, फिर यहाँ से हमारे पास कुछ एक एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास क्या हो जाएगा भैया, सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन है u इंटू √3/4। ठीक है, इनटू में हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम डिवाइड कर रहे हैं ना, तो जो ऊपर न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाएगा फर्स्ट इक्वेशन का। तो यहाँ पर 3u/4 था हमारे पास सिंपल, लेकिन अब उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3u। ठीक है, मल्टीप्लाई फॉर्म में इस तरह से हम लिखते हैं, इज इक्वल्स टू यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन है q e y t अपॉन m1 और हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन से हमें डिवाइड करना है, राइट हैंड साइड उसकी क्या है, उसकी राइट हैंड साइड हो जाएगी m1 अपॉन q e x t। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें q से q गया, t से t, m1 ये सब गया भैया। ठीक है, यहाँ से u गया, √3 से यहाँ पे √3 चढ़ गया, क्योंकि √3 इंटू √3 ले सकते हैं हम 3 को, तो एक √3 से एक √3 गया, तो यहाँ पे बचा क्या, √3। ठीक है, ये 4 से 4 भी गया। तो यहाँ से अगर हम नोटिस करेंगे तो यहाँ पर e1 अपॉन e x बच रहा है, ey अपॉन e x बच रहा है, इज इक्वल टू 1/√3 मुझे यहाँ से मिल गया। तो ey अपॉन e x मुझे कितना मिल गया, 1/√3 मुझे यहाँ से मिल गया। तो अगर मैं देखूँ, देखिए ey मतलब क्या, ऊपर, e x मतलब क्या, इधर, ये तो होता है e x और ये ey। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमने क्या देखा था, हमने देखा था जो e x है ना, जो x कंपोनेंट है वो पता लग रहा है नेगेटिव साइड में, तो इसलिए हम इधर बनाएंगे इसको, e x इधर होगा। ठीक है, ये नेगेटिव साइड वाला, तो यहाँ पर हमारे पास e x नहीं होगा, इधर होगी e x। तो इसका मतलब क्या है, इसका तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ इधर बनेगी। ठीक है, इसका कितना एंगल होगा यहाँ से, तो इतना तो हमें पता है 90 डिग्री होगा, लेकिन जो ये एंगल है वो कितना होगा, तो उसके लिए यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे थीटा लेट से, तो ये tan थीटा अगर मैं लिखना चाहता हूँ, मुझे क्या मिलेगा, tan थीटा मुझे मिलेगा बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो होता है। तो परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है, परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं इस तरह से। देखिए अगर मैं इसको पूरे को ज्वाइन कर दूं तो मुझे क्या मिला, RHS एक राइट एंगल ट्रायंगल मुझे मिल रहा है, और थीटा के जो अपोजिट वाली साइड होती है वो क्या होती है, हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगी, और बेस हमारे पास क्या होगा, उससे एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी e x नोट करेगी इतनी। ठीक है, e x, और ये बस क्या है इसका बेस। यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो जनरल केस होता है वो क्या होता है y/x, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है e x अपॉन e y। ठीक है, तो e x अपॉन e y का मतलब क्या होगा, इसको मुझे रिवर्स करना है, ये 1 है। ठीक है, 1 है, तो यहाँ से अगर मैं देखो तो रिवर्स करूँगा तो मुझे मिलेगा यहाँ से √3, और √3 की वैल्यू कितनी होती है इन टर्म्स ऑफ 10, तो ये होती है मेरे पास tan of 60 डिग्रीज। tan 60 मेरे पास कितना होता है, √3 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, थीटा की जो वैल्यू आ गई, यहाँ से मैं क्या कर निकाल सकता हूँ, थीटा की वैल्यू मुझे मिल गई 60 डिग्रीज। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे, हमें क्या निकालना था भैया, हमें निकालना था एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E जो कि ये है, एंड इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी किधर थी, x कंपोनेंट ये तो था, दोनों का दोनों यहाँ पर जो ट्रैवल करनी थी, तो ये मेरे पास u है और ये पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इन दोनों के बीच एंगल ये पूरा बन गया। ये पूरा कितना हो गया, 90 प्लस थीटा। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, एंगल बिटवीन E एंड u लिख रहा हूँ, इनिशियल के लिए हमने u लिखा था, इज कितना हो जाएगा
90 तो था ही, प्लस में थीटा हमने ऐड किया तो ये हो गया मेरे पास 90 प्लस 60 कितना हो गया 150 डिग्रीज। और ये ही हमारा इसका आंसर है और ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए फ्रेंड्स, ये जो 150 डिग्री एंगल आया ना दोनों पार्टिकल्स के लिए, क्यों है? क्योंकि तो दोनों पार्टिकल्स इनिशियली क्या कर रहे थे भैया, दोनों पार्टिकल्स इनिशियली देखिए यहाँ पर दोनों ही हॉरिजॉन्टल में दोनों की स्पीड थी u, अब उन पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुई है, इस पे भी और इस पे भी, तो इसका मतलब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है और सेम इनिशियल वेलोसिटी है, तो दोनों का एंगल भी सेम होगा। ठीक है, यहाँ पर इसलिए आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो यहाँ तक तो हमारा जो इसका क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो हमने लिख लिया। अब हम बात करते हैं एडिशनल की, जो एडिशनल में निकालना है जो क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ Q2 चार्ज। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो हमने बात की ना वो सिर्फ पार्टिकल 1 के लिए हम बात कर रहे थे, यानी कि Q1 और M1 जो मास था जिसका Q1 जिसका चार्ज था उसके लिए। लेकिन अब हम बात करेंगे पार्टिकल 2 के लिए, क्यों? क्योंकि उसके लिए फाइनल वेलोसिटी निकालनी है ना। तो फॉर पार्टिकल 2 के लिए हमें क्या निकालनी है, V फाइनल हमें निकालनी है। ठीक है, निकाल लेते हैं। देखिए क्या हुआ था, फॉर पार्टिकल 2 हमें V फाइनल निकालनी है। इनिशियली क्या था, Q2 और M2 इसका मास था, Q2 तो चार्ज है, M2 इसका मास है। इनिशियली क्या था, ये हॉरिजॉन्टल में u स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, लेकिन अब फाइनली क्या होता है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुई, इसकी तो फाइनल वेलोसिटी सिर्फ वो y में रहेगा, y डायरेक्शन में रहेगा और 90 डिग्री का एंगल बनाइए x से। मैंने क्या किया, x को मैं मान रहा हूँ इधर पॉजिटिव और y को ऊपर की तरफ पॉजिटिव। ठीक है, इसके जो अपोजिट होंगी वो सारी नेगेटिव डायरेक्शन बनेंगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप एक चीज देखें, तो अगर मैं फर्स्ट केस में देखूँ इनिशियल कंडीशन में ux मेरे पास यहाँ पे कितना है, मतलब कि v, हाँ इनिशियल वेलोसिटी का हम यूएस लिख रहे हैं तो यहाँ पर u है, और uy का अगर मैं बात करूँ तो भैया वर्टिकल में तो कोई है ही नहीं वेलोसिटी, तो uy 0 हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो vx मेरे पास कितना हो गया, 0 हो गया। क्यों? क्योंकि सब वर्टिकल में जाके चली गई। और vy मेरे पास कितना हो गया, vy हो गया मेरे पास कितना v, दैट्स मैंने v मान लिया, यहाँ पर vy में से v माना है। ठीक है, इतना आपको समझ आ रहा है, यही हमें v निकालना है बस। तो यहाँ से अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखता हूँ, vx हो जाएगा ux प्लस में ax इंटू टी, यही तो होगा। vx मेरे पास कितना है, ये देखिए 0 है तो 0, और ux मेरे पास कितना u है, ये हो गया u प्लस में ax। अब ax की हम बात कर लेते हैं भैया, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो एक्सेलरेशन हमने इसमें यूज किया था पार्टिकल 1 के लिए यूज किया था, वही एक्सेलरेशन हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर m1 की जगह m2 आ जाएगा। क्यों ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है और दोनों ही स्टार्टिंग में u स्पीड से u वेलोसिटी से चल रही थी x डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, उसका मतलब यहाँ पर जो हमने एक्सेलरेशन निकाला था ना, देखिए ये वाला एक्सेलरेशन के लिए और ये y के लिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, m1 की जगह m2 कर देंगे, यहाँ पर m1 की जगह m2, और डायरेक्शन बिल्कुल सेम रहेगी। यहाँ पर माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी x कंपोनेंट कितना लग रहा था, नेगेटिव साइड में लग रहा था, और y कंपोनेंट ऊपर लग रहा था, y इस तरह से लग रहा था ना, तो यही होगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे भैया, एक्सेलरेशन ax कितना हो गया मेरे पास, माइनस के q इंटू ex t अपॉन अब m2 हो जाएगा बस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे यहाँ से u मिलेगा q इंटू ex t अपॉन m2। ठीक है, तो मुझे यहाँ से u तो मिल गया भैया। किसके लिए बात कर रहे हैं, पार्टिकल 2 के लिए। ध्यान रखना पार्टिकल 2 की बात चल रही है यहाँ पर, जो भी है vy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, uy जो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी होगी डायरेक्शन में, प्लस में क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन q इंटू में ey अपॉन m2 इंटू में t, टाइम दोनों के लिए सेम है। ठीक है, स्मॉल टी से लिख लो आप, कैपिटल टी से लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो vy मेरे पास कितना हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी सब vy है, तो ये मेरे पास v है, इसको मैं ऐसे v से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू uy है, देखें तो हमारे पास कितनी थी 0, तो 0 लिख देंगे, प्लस में q इंटू ey अपॉन m2। तो यहाँ से मेरे पास कितना मिल गया भैया, मुझे v मिल गया है q इंटू ey अपॉन m2। तो मुझे u भी मिल गया और v भी मिल गया, ये दोनों मिल गए। अब हमें निकालना क्या है उसको देखते हैं। ये मैं मान लेता हूँ थर्ड इक्वेशन, इसको मैं मान लेता हूँ फोर्थ इक्वेशन। क्यों मानी है, जैसे हमने पहले डिवाइड किया था फर्स्ट और सेकंड को, सेम हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप एक चीज नोटिस करें तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 4 को थर्ड से डिवाइड कर देता हूँ। तो मैं अगर 4 को थर्ड से डिवाइड करूँ तो मुझे मिलेगा v अपॉन u। ये जो v है ना, ये फाइनल वेलोसिटी है, मतलब कि y डायरेक्शन में वेलोसिटी है। मैं इसको लिख देता हूँ फिर भी, अगर आपको कंफ्यूजन होगा, ux है और ये vy है। ठीक है, जैसे को कोई कंफ्यूजन नहीं रहे आपको, ये vy है। ठीक है, vy और ux से लेकर चल रही, ये vy और ये ux। यहाँ से अगर हम देखें तो vy मेरे पास कितना हो गया, vy ये रहा, तो q इंटू में ey अपॉन में m2। और अगर हम ux की बात करें, हमें डिवाइड करना था ना, ux की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, अपॉन में आ गया ना, तो m2 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा q इंटू में ex इंटू टी। ठीक है, m2 से m2 गया, q से q गया, t से t गया, बचा क्या ey अपॉन ex। और ey अपॉन ex अगर आप देखें, ये तो हमने पहले निकाल लिया, और दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम अप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब वही रेशियो यूज कर सकते हैं। वो हमने कितना निकाला था, वो था हमारे पास 1 अपॉन रूट 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया भैया कि जो vy आ रहा है ना, वो मेरे पास आ रहा है ux अपॉन रूट 3। कितना आ गया, ux अपॉन रूट 3 आ चुका है। यानी कि अगर मैं सिंपल कहूँ तो u अपॉन रूट 3, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये एडिशनल हमने इसमें कर दिया। देखिए ज्यादा लेंदी नहीं गया क्वेश्चन। देखिए हमने बस क्या निकाला, v फाइनल में निकालना था, वो हमने निकाल लिया। v फाइनल बस कितना हो गया, u अपॉन रूट 3 हो चुका है। और जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था उसको तो हमने पहले निकाल लिया, वो हमारे पास कितना आ रहा था, वो हमारे पास आ रहा था 150 डिग्रीज। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन करना था। वीडियो थोड़ी सी लेंदी जरूर हुई है, लेकिन मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए उसको अप्रोच कैसे करना है। इस वीडियो को देखने के बाद एक गारंटी जरूर है कि आप इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से करके आएंगे, आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले टाट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।